नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो आजकल हर निवेशक के मन में है। गिरती ब्याज दरों के इस दौर में डेट इन्वेस्टमेंट मतलब ऋण निवेश की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, खासकर जब 2025 में हम देख रहे हैं कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व और भारत का रिजर्व बैंक दोनों ही दरें घटाने की राह पर हैं। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है, सही कहा आपने। हमारी आज की बातचीत कुछ चुनिंदा लेखों और विश्लेषणों पर आधारित है, जो इस बदलते परिदृश्य में निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है, इस पर रोशनी डालते हैं। और हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों से सबसे काम की जानकारी निकालना। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि इस माहौल में अवसरों का फायदा कैसे उठाया जाए और कौन से जोखिम छिपे हो सकते हैं, ताकि निवेशक वो सोच समझकर फैसला ले सकें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के दो प्रमुख केंद्रीय बैंक दरें कम कर रहे हैं। ये निवेशकों के लिए एक बड़ा संकेत है। सबसे पहले अमेरिका में क्या हो रहा है उसे समझते हैं। फेडरल रिजर्व ने हाल ही में क्या कदम उठाया है? हाँ, तो फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2025 में अपनी मुख्य ब्याज दर में 25 आधार अंक यानी 0.25% की कटौती की है। अब उनकी दर 4% से 4.25% के बीच आ गई है और ये इस साल फेड की तरफ से पहली कटौती है। पहली कटौती, अच्छा। और क्या आगे भी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि अक्सर पहली कटौती के बाद वो और भी कदम उठाए जाते हैं? आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। फेड ने खुद संकेत दिया है कि साल के अंत तक 2 और कटौतियां संभव हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है, मतलब जो ध्यान देने वाली है, कि नीति निर्माता महंगाई की चिंता के बावजूद रोजगार बाजार के संभावित जोखिमों का हवाला दे रहे हैं। ये दिखाता है कि उनका ध्यान अब धीरे धीरे शायद विकास को सहारा देने की तरफ भी जा रहा है, सिर्फ महंगाई नियंत्रण पर नहीं। अच्छा, तो फेड मतलब सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत की बात करते हैं। हाँ, आरबीआई का रुख तो काफी अलग लग रहा है, ज्यादा आक्रामक कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। आरबीआई इस मामले में ज्यादा तेज रहा है। 2025 में अब तक वे 3 बार कटौती कर चुके हैं, कुल मिलाकर 100 आधार अंक यानी पूरा 1%। रेपो दर, जो साल की शुरुआत में 6.5% थी, अब घटकर 5.5% पर आ गई है। 1% की कटौती? ये तो काफी अहम है। और उन्होंने अपनी नीतिगत स्थिति, पॉलिसी स्टांस जिसे कहते हैं, उसको भी बदला है, उदार से तटस्थ किया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये बदलाव महत्वपूर्ण है। तटस्थ रुख अपनाने का मतलब है कि आरबीआई अब किसी एक दिशा, मतलब सिर्फ कटौती, के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। वे भविष्य में जरूरत के हिसाब से दरें बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं। हालांकि लगातार 3 कटौतियों के बाद ये बदलाव ये भी संकेत देता है कि शायद अब आगे बड़ी कटौतियों की गुंजाइश कम हो और वे आर्थिक विकास और महंगाई के बीच संतुलन साधने पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो यह है मौजूदा स्थिति। अमेरिका में सदी हुई शुरुआत, भारत में 30 कदम। अब सबसे बड़ा सवाल, इस माहौल में डेट निवेशकों को क्या करना चाहिए? स्रोत अवधि आधारित पोजिशनिंग यानी ड्यूरेशन बेस्ड पोजिशनिंग की बात करते हैं। यह सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? देखिए, सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आप अपने निवेश के समय, मतलब आप कितने समय तक पैसा लगाए रखना चाहते हैं, उसके आधार पर सही तरह के डेट फंड चुनें। बॉन्ड की दुनिया में अवधि, ये ड्यूरेशन का मतलब सिर्फ समय नहीं है। ये असल में ब्याज दरों में बदलाव के प्रति बॉन्ड की कीमत की संवेदनशीलता को भी मापता है। अच्छा, तो ये सेंसिटिविटी वाली बात है। तो गिरती दरों में कौन सी अवधि वाले फंड बेहतर होते हैं, जिनमें सेंसिटिविटी ज्यादा हो? बिल्कुल। गिरती ब्याज दरों का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए लंबी अवधि वाले फंड्स, जिन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स कहते हैं, सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। इनमें ऐसे बॉन्ड होते हैं जो 7 से 10 साल या उससे भी ज्यादा समय में मैच्योर होते हैं। इनकी ब्याज दर संवेदनशीलता, जिसे तकनीकी भाषा में मॉडिफाइड ड्यूरेशन कहते हैं, वो काफी ज्यादा होती है। यानी ब्याज दरों में छोटे बदलाव का भी इन पर बड़ा असर होता है। शायद इसीलिए वो उदाहरण दिया गया है स्रोत में, जो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर अगर बॉन्ड पर मिलने वाली यील्ड, मतलब रिटर्न, में 50 आधार अंक यानी आधे % की गिरावट आती है, तो 7% कूपन वाले 10 साल के सरकारी बॉन्ड की कीमत 4% से 5% तक बढ़ सकती है। और ये जो कीमत बढ़ती है, ये सीधे फंड की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू को बढ़ाता है। मतलब आपको बॉन्ड से मिलने वाले नियमित ब्याज के अलावा
कीमत बढ़ने का भी फायदा मिलता है, जो सालाना 1-2% अतिरिक्त रिटर्न दे सकता है। वाह, ये तो आकर्षक लगता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और थोड़ा जोखिम उठाने को तैयार है। लेकिन क्या सभी को इसी रणनीति पर चलना चाहिए? कोई मध्यम मार्ग भी तो होगा। निश्चित रूप से बिल्कुल होता है। मध्यम अवधि की रणनीति भी है, जिसे मीडियम ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड और डायनामिक बॉन्ड फंड जैसे विकल्प आते हैं। ये फंड्स क्या करते हैं कि लंबी और छोटी अवधि के बीच एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। इनका लक्ष्य होता है यील्ड यानी आय, सुरक्षा और लिक्विडिटी मतलब पैसे निकालने की आसानी, इनके बीच एक अच्छा तालमेल बिठाना। डायनामिक बॉन्ड फंड मैनेजर तो बाजार के माहौल के हिसाब से फंड की औसत अवधि को घटाते बढ़ाते भी रहते हैं। अच्छा, और जो निवेशक ज्यादा उठापटक नहीं चाहते, मतलब जिनके लिए पूंजी की सुरक्षा सबसे पहले है, उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए छोटी अवधि वाले फंड्स यानी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स बेहतर है। इनकी औसत मैच्योरिटी 1 से 3 साल के बीच होती है। ये फंड ब्याज दरों में होने वाले उतार चढ़ाव से बहुत कम प्रभावित होते हैं। हाँ, इनमें लंबी अवधि के फंड्स जितनी कमाई की संभावना तो नहीं होती, लेकिन ये आपकी पूंजी को सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकालने की सुविधा मतलब लिक्विडिटी देते हैं। ये कम समय के लक्ष्यों के लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो अवधि के हिसाब से रणनीति साफ है, लंबी, मध्यम, छोटी। अब बात करते हैं कुछ खास तरह के फंड्स की, जिनका जिक्र स्रोतों में है। गिल्ट फंड्स का नाम आता है, ये क्या है और इस माहौल में क्यों प्रासंगिक है? देखिए, गिल्ट फंड्स सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जी-सैक्स में निवेश करते हैं, यानी केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में। क्योंकि ये सरकार द्वारा समर्थित होते हैं, इनमें क्रेडिट रिस्क मतलब पैसा डूबने का खतरा वो लगभग शून्य माना जाता है। शून्य क्रेडिट जोखिम, ये तो बहुत सुरक्षित लगता है। लेकिन इसमें कोई और जोखिम है या बस सब अच्छा ही है? नहीं, जोखिम तो है। इनमें ब्याज दर जोखिम, जिसे इंटरेस्ट रेट रिस्क या ड्यूरेशन रिस्क कहते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि ये अक्सर लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, तो ब्याज दरें गिरने पर इन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर दरें बढ़ गईं तो नुकसान भी सबसे ज्यादा हो सकता है। आरबीआई की हालिया कटौतियों को देखते हुए इन फंड से अगले 3 से 5 सालों में औसतन 7.5% के आसपास सालाना रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। रेंज शायद 5% से 9% के बीच रह सकती है, पर ध्यान रहे ये लंबी अवधि मतलब कई सालों के निवेश के लिए ही उपयुक्त है। समझा। अब एक और कैटेगरी जिसका जिक्र स्रोतों में है और जिसके प्रदर्शन ने काफी चौंकाया है, क्रेडिट रिस्क फंड्स। सुनने में आया है कि कुछ फंड्स ने पिछले साल 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। ये कैसे हुआ जबकि नाम में ही रिस्क है? बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, जैसे AA या A रेटेड बॉन्ड्स, जहां यील्ड थोड़ी ज्यादा होती है। पिछले साल इनका बेहतरीन प्रदर्शन कई वजहों से हुआ। एक तो अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, जिससे इन कंपनियों की कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ी, मतलब क्रेडिट माहौल बेहतर हुआ। दूसरा, कई कंपनियों की रेटिंग अपग्रेड हुई। और तीसरा, बेहतर गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स और इन बॉन्ड्स के बीच यील्ड का अंतर, जिसे स्प्रेड कहते हैं, वो कम हुआ। स्रोत में DSP क्रेडिट रिस्क फंड का उदाहरण भी दिया है, जिसने लगभग 22% रिटर्न दिया। 22% रिटर्न, वो भी डेट फंड से। ये तो इक्विटी जैसा रिटर्न लगता है। लेकिन जैसा आपने कहा, नाम ही बताता है कि इनमें जोखिम ज्यादा है। तो निवेशकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, सावधानी बहुत जरूरी है। इनमें क्रेडिट डिफॉल्ट का जोखिम हमेशा रहता है, मतलब कंपनी पैसा ना चुका पाए। निवेशकों को फंड मैनेजर की विशेषज्ञता देखनी चाहिए। फंड के पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनियां हैं, उनकी वित्तीय सेहत कैसी है, पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है, इन सब पर खास ध्यान देना चाहिए। ये हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो जोखिम से बचना चाहते हैं। सही कहा। और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का क्या? ये क्रेडिट रिस्क फंड से कैसे अलग हैं? बॉन्ड फंड्स मुख्य रूप से मतलब कम से कम 80% निवेश उच्चतम क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों के बॉन्ड्स में ही करते हैं, जैसे AA रेटेड। इसलिए इनमें क्रेडिट जोखिम काफी कम होता है क्रेडिट रिस्क फंड्स की तुलना में। ये आम तौर पर मध्यम से कम अवधि की रणनीति अपनाते हैं और नियमित आय, जिसे अक्रूल कहते हैं, उस पर फोकस करते हैं। गिरती ब्याज दरें इनके लिए भी फायदेमंद है,
क्योंकि अच्छी कंपनियों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है। आजकल AA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में लगभग 80 आधार अंक मतलब 0.80% ज्यादा यील्ड दे रहे हैं, जो इन्हें आकर्षक बनाता है। ठीक है, तो हमने कई तरह के फंड्स और उनकी रणनीतियों को समझ लिया। अब सवाल आता है कि निवेशक इन्हें अमल में कैसे लाएं। स्रोत पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन यानी रीबैलेंसिंग की बात करते हैं। क्या ये इस माहौल में और भी जरूरी हो जाता है? हाँ, पुनर्संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसे माहौल में जब बाजार तेजी से बदल रहा हो, ब्याज दरें गिर रही हो, तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य था कि पोर्टफोलियो में 40% डेट और 60% इक्विटी हो। अब ब्याज दरें गिरने से डेट फंड्स की एनएवी बढ़ गई और अब डेट का हिस्सा बढ़कर मान लीजिए 46% हो गया है। पुनर्संतुलन का मतलब है कि आप इस बढ़े हुए 6% हिस्से को बेचकर मतलब मुनाफा बुक करके वापस 40% पर ले आएं और उस पैसे को शायद इक्विटी या किसी और एसेट क्लास में लगाएं, जैसा भी आपका प्लान हो। ये आपके तय जोखिम स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIPs का क्या गिरती दरों में SIP करना फायदेमंद है? कुछ लोग सोचते हैं कि जब NAV बढ़ रही है तो शायद एक मुश्त निवेश बेहतर हो। ये एक आम दुविधा है, सही कहा आपने, लेकिन गिरती दरों के माहौल में भी SIP एक कारगर रणनीति है। हाँ, NAV बढ़ रही होती है, लेकिन SIP आपको रुपए की औसत लागत का फायदा यानी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग लेने में मदद करती है, भले ही ये फायदा बढ़ती कीमतों में कम दिखे। सबसे महत्वपूर्ण बात, SIP निवेश में अनुशासन बनाए रखती है और आपको बाजार की टाइमिंग करने के जोखिम से बचाती है। और गिरती दरों में NAV बढ़ने का लाभ तो SIP निवेशकों को भी मिलता ही है। एक और शब्द सुनने में आता है अवधि मिलान या ड्यूरेशन मैचिंग। इसे कैसे लागू करें? ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फंडा ये है कि अपनी निवेश अवधि मतलब आप कितने समय बाद पैसा निकालना चाहते हैं, उसको फंड की औसत अवधि या मैच्योरिटी से मिलाएं। अगर आपको 1-2 साल में पैसों की जरूरत है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लो ड्यूरेशन फंड देखें। अगर आपका लक्ष्य 3 साल या उससे ज्यादा का है तो आप डायनामिक बॉन्ड फंड या लंबी अवधि के फंड्स जैसे गिल्ट फंड्स पर विचार कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप उसमें जो जोखिम है उसे समझते हों। बिल्कुल, हमने अवसरों और रणनीतियों की बात की, लेकिन जोखिमों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जोखिम तो शायद यही है कि अगर ब्याज दरें मान लीजिए उम्मीद के मुताबिक नहीं गिरी या वापस बढ़ने लगी तो। बिल्कुल सही, ब्याज दर जोखिम यानी इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे प्रमुख है। अभी माहौल कटौती का है, लेकिन ये हमेशा एक दिशा में नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है। फेड के अंदर भी आगे की कटौतियों पर, जैसा मैंने कहा, एक मत नहीं है। उनके डॉट प्लॉट में मतभेद दिखते हैं। RBI भी 100 अंकों की कटौती कर चुका है, तो आगे और कितनी गुंजाइश है ये देखना होगा। अगर महंगाई फिर से बढ़ती है या कोई और आर्थिक झटका लगता है तो दरें स्थिर हो सकती हैं या बढ़ भी सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जिन लंबी अवधि के फंड्स ने गिरती दरों में सबसे ज्यादा फायदा दिया था, उन्हें बढ़ती दरों में सबसे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। हाँ, ये तो मतलब दोधारी तलवार है। और क्रेडिट जोखिम के बारे में हमने बात की, लेकिन क्या मौजूदा बेहतर माहौल में भी इस पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है? हमेशा क्रेडिट माहौल सुधर सकता है, लेकिन अलग अलग कंपनियों या सेक्टर की स्थिति बदल सकती है। कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले, खासकर क्रेडिट रिस्क या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में, उसके पोर्टफोलियो की गुणवत्ता, कंपनियों की रेटिंग और हाँ, फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। फंड की औसत मैच्योरिटी पर भी नजर रखें। जितनी ज्यादा मैच्योरिटी, उतनी ज्यादा ब्याज दर संवेदनशीलता। और एक व्यावहारिक जोखिम लिक्विडिटी। क्या हमें कुछ पैसा बिल्कुल आसानी से निकालने लायक रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए? हाँ, बिल्कुल। तरलता प्रबंधन यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट किसी भी निवेश योजना का अहम हिस्सा है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चाहे बाजार कैसा भी हो, आपकी कुछ रकम हमेशा ऐसे साधनों में होनी चाहिए जहां से आप बिना किसी खास नुकसान या देरी के पैसा निकाल सकें, जैसे कि ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड। यह अचानक आने वाले खर्चों या आपातकालीन स्थितियों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जिसका निवेशकों को पता होना चाहिए, टैक्स के नियम। डेट फंड के टैक्सेशन में क्या बदला है, ये जानना जरूरी है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है और काफी अहम है। नए नियमों के तहत
1 अप्रैल 2023 के बाद किए गए डेट फंड निवेशों पर अब इंडेक्सेशन लाभ, जो इंडेक्सेशन बेनिफिट कहलाता था, वो नहीं मिलता है। पहले क्या होता था कि अगर आप 3 साल से ज्यादा निवेश रखते थे तो मुनाफे पर महंगाई को एडजस्ट करने के बाद एक रियायती दर से टैक्स लगता था, करीब 20%। अब ऐसा नहीं है। अब डेट फंड से होने वाला कोई भी मुनाफा, चाहे निवेश कितने भी समय का हो, वो आपके कुल आय में जुड़ेगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। ओह, इसका मतलब है कि डेट फंड्स अब टैक्स के नजरिए से वो फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे हो गए। इसका निवेशकों की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा? काफी बड़ा असर होना चाहिए। निश्चित रूप से असर पड़ेगा, बिल्कुल। अब निवेशकों को निवेश करते समय टैक्स के बाद मिलने वाले रिटर्न यानी पोस्ट टैक्स रिटर्न पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हो सकता है कि कुछ निवेशक अब डेट फंड्स के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार करें या अपनी होल्डिंग अवधि की रणनीति बदलें। लंबी अवधि के निवेश के लिए भी टैक्स का प्रभाव अब ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, तो इन सब बातों को अवसर, जोखिम, रणनीतियां और ये नया टैक्स का एंगल, इन सब को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को क्या कदम उठाने चाहिए? एक तरह से एक्शन प्लान क्या हो सकता है? अभी क्या करें, आगे क्या देखें? देखिए, तत्काल कदमों की बात करें तो पहला, जिनका निवेश लक्ष्य 3 साल या उससे ज़्यादा है, वे मौजूदा गिरती दरों का फ़ायदा उठाने के लिए लंबी अवधि और गिल्ट फंड्स में धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से अपना आवंटन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। दूसरा, जो थोड़ा ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, वे बेहतर यील्ड के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले क्रेडिट रिस्क फंड्स को देख सकते हैं, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद ही। ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरा, निकट भविष्य की जरूरतों और इमरजेंसी फंड के लिए ओवरनाइट, लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में पर्याप्त निवेश बनाए रखें। लिक्विडिटी सबसे पहले। और मध्यम अवधि में किन बातों पर नजर रखनी होगी, मतलब आगे देखते हुए? मध्यम अवधि में निरंतर निगरानी बहुत जरूरी है। एक तो फेड और आरबीआई के बयानों और उनकी अगली बैठकों पर पैनी नजर रखें कि उनकी नीतिगत दिशा में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। दूसरा, क्रेडिट स्प्रेड्स यानी सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड के बीच अंतर और कंपनियों की रेटिंग्स पर ध्यान दें। यहाँ अवसर बन सकते हैं या जोखिम दिख सकता है। और सबसे जरूरी, अपने पोर्टफोलियो का नियमित रूप से जायजा लें और जरूरत पड़ने पर पुनर्संतुलन यानी रीबैलेंस करें, ताकि आपका निवेश आपके लक्ष्यों और जोखिम प्रोफाइल के अनुसार बना रहे। बहुत अच्छे। तो अगर हम सार निकालें, इस सब का क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि फेड और आरबीआई का एक साथ दरें घटाना, ये निश्चित रूप से डेट मार्केट के लिए, खासकर लंबी अवधि के निवेश के लिए, एक सकारात्मक माहौल बना रहा है। अवसर दिख रहे हैं। हाँ, माहौल अनुकूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं है। निवेशकों को रिटर्न की चाहत और जोखिम के प्रबंधन के बीच एक बहुत महीन संतुलन साधना होगा। रणनीतिक आवंटन, सावधानी पूर्वक फंड चयन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता, यही इस माहौल में सफलता की कुंजी होगी। नियमित समीक्षा तो करनी ही होगी। बिल्कुल। आज हमने काफी विस्तार से चर्चा की कि गिरती ब्याज दरों के इस दौर में डेट निवेश की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अवसर हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। हाँ, और समापन से पहले एक विचार छोड़ जाती हूँ जिस पर श्रोता आगे सोच सकते हैं। हमने टैक्स बदलावों की बात की, जहां इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि निवेशक लंबी अवधि के डेट फंड से मिलने वाले संभावित उच्च रिटर्न्स जो जोखिम के साथ आते हैं और इस नए ज्यादा टैक्स के बोझ के बीच वो संतुलन कैसे बनाएंगे? क्या कर पश्चात यानी पोस्ट टैक्स रिटर्न को अधिकतम करने के लिए अब पारंपरिक अवधि आधारित रणनीतियों में कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी? ये भविष्य की रणनीति तय करने के लिए एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। वाकई ये सोचने वाला बिंदु है कि टैक्स का बढ़ता प्रभाव हमारी निवेश रणनीतियों को कैसे बदलेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।